दोस्तों इस वाले आर्टिकल के ऊपर में स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है और खासकर हमारे देश की सोसाइटी पर भी ये एक इम्पैक्ट डालने वाला है। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारे देश के अंदर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एएमयू। फुल फॉर्म है इसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप लोग सोचिए, एक साइड में हमारे देश के अंदर में माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है और एक साइड में हमारे देश के अंदर में नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया तो यहां पर सरकार आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की है चलेगा कि भाई इस इंस्टीट्यूशन को कैसे लेकर चलने। तो फ्यूचर में अगर माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा तो वहां पर एक रेगुलर बेंच बनाई जाएगी, वो इसके स्टेटस को चेक करेगी। दोस्तों इस वाले आर्टिकल के ऊपर में स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है और खासकर हमारे देश की सोसाइटी पर भी ये एक इंपैक्ट डालने वाला है। पूरा मुद्दा डिटेल में समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक खतरनाक जजमेंट आया है जो कि बहुत पुराना जजमेंट था, उसको पलट दिया गया है इस पर्टिकुलर जजमेंट के द्वारा। तो इसलिए यहां पर इसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं आज की डेट में। जैसे ही ये जजमेंट आया तुरंत ये होने लगा कि यार ऐसा कैसे, और यहां पर इसको लेकर डिबेट और डिस्कशन चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारे देश के अंदर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एएमयू। फुल फॉर्म है इसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस बात को लेकर बार बार ये डिस्कशन किया जाता था कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कैटेगरी में आती है। तो क्या यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन होगा? तो यहां पर इसका जो जजमेंट है अभी 7 जजों की बेंच ने दिया है। 7 जजों की बेंच ने ये नहीं बोला है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, नहीं। उसको डिसाइड करने के लिए यहां पर एक बेंच बनाई जाएगी 3 जज की। वो डिसाइड करेगी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। जो प्रेजेंट टाइम पर अभी डिसीजन आया है वो ये है कि जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई साहब इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट यानी कि जजमेंट आया था, यानी कि उन्होंने एक केस सुना था। तो उसमें उन्होंने यहां पर ये साफ साफ बोला था कि ये माइनॉरिटी का दर्जा इसको नहीं दिया जा सकता, पर अपने उस जजमेंट को पलट दिया है। अब आने वाले टाइम पर एएमयू को माइनॉरिटी का एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसको लेकर एएमयू के टीचर स्टूडेंट्स सब जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे और इसको एक हिस्टोरिक जजमेंट और हिस्टोरिक वर्डिक्ट बताया गया। तो बेंच ने अभी यहां पर ये डिस्कस नहीं किया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। ये अभी जो अभी यहां पर जो 7 जज की बेंच थी, इसमें आने वाले टाइम में पता चलेगा जब 3 जज की बेंच बनाई जाएगी, वो कई सारी टेक्निकलिटीज देखेगी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बता दूं, इसको लेकर 2 मत बटे हुए थे। अब आप लोग बताइएगा आप लोग किसकी साइड में हैं। आप लोग भी अपना एक थोड़ा सा माइंड यूज करिएगा क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा होता है, वरना ऊपर वाला सोचेगा यार गलत इंसान को गलत चीज दे दी, इसको ये चीज देनी नहीं थी, ठीक है। अभी आप लोग सोचिए, एक साइड में हमारे देश के अंदर में माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है और एक साइड में हमारे देश के अंदर में नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया तो यहाँ पर सरकार आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की है वो यहाँ पर ये बोल रही थी कि माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा एएमयू को नहीं मिलना चाहिए। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा यहाँ पर दिया जा रहा है तो यहाँ पर इसको एक अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर, जो कि दूसरे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके कंपेयर में ये सही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है ये बनाया जिस तरीके से गया था, इसके अंदर में जिस तरीके से लैंड दी गई थी, वो सारी चीजें दिखाओगे तो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें ये बात बड़े बखूबी उन्होंने बताई कि हम लोग यहां पर ये नहीं कह रहे कि भाई इसमें कोई दूसरी कम्युनिटी का इंसान नहीं पढ़ सकता है, पर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने का ये भी नहीं है यहां पर बिल्कुल कि दूसरे लोग इसके अंदर में नहीं पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो इसको नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं, आप लोग इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। तो यहां पर बेंच ने ये भी साफ साफ बोल दिया कि नेशनल इंपोर्टेंस का अगर दर्जा देते हो और ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी अगर बोल दिया जाता है तो इससे नेशनल इंपोर्टेंस के ऊपर में कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर में जब हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर ये एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है और सबको साथ में लेकर चलने की बात यहां पर की जाती है। तो अगर यहां पर नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा आप लोग दे रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है,
वो तो यहाँ पर भाई साहब नेशनल की इंपॉर्टेंस तो सबसे बनेगी, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई साहब एक परिवार के अंदर में यहाँ पर एक बेसिकली बाबा दादी हैं, एक माँ बाप हैं और दो बच्चे हैं यहाँ पर उनके साथ में। तो भाई साहब अगर यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर परिवार को अगर देखोगे, इसमें बोले कि यार ये इंसान जो है ये दादाजी हैं, पर लेकिन ये इंसान जो है दादाजी के साथ साथ में मिलिट्री रिटायर्ड भी हैं, तो इससे क्या ये फर्क पड़ जाएगा कि ये इंसान जो है ये इस परिवार के पार्ट में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इसका कोई नेगेटिव, कि यार ये तो मिलिट्री के भी पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर ये एक तरीके से किसी वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी के मेंबर भी हैं, इससे ये फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा कि ये बेसिकली इस परिवार के सबसे जो एक बुजुर्ग मेंबर नहीं है, ऐसा थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो यानी कि इंपॉर्टेंस देना है तो आप लोग दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, पर लेकिन इससे नेशनल इंपॉर्टेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी यहां पर बन जाएगा। तो ये एक केस था जो खुद सुप्रीम कोर्ट का केस था 1967 1967। तो सोच के देखो 1967 से लेके 2024 में नवंबर के महीने में बैठकर मैं आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड की गई एक बेंच जिसमें 7 लोग थे, जिसमें 7 लोग में से 4 लोगों ने तो यहां पर इस चीज को फेवर किया कि हाँ इसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है, और 3 ने नहीं बोला कि नहीं देना चाहिए यहां पर। तो यानी कि यहां पर भी एक डेमोक्रेसी पूरा सिस्टम चलता है। तो 4 जजों की बेंच में 3 ने बोला नहीं देना चाहिए, 4 ने बोला देना चाहिए, तो 4 वालों की बात यहां पर रखी जाएगी। तो यहां पर आने वाले टाइम में एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है। जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, अभी मैं आप लोगों को वो चीजें सारी बताता हुआ चलता हूं। हमारे देश के अंदर में अभी आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे तो संविधान के जब आप लोग पार्ट 3 के अंदर में जाओगे तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट आप लोग को देखने को मिलते हैं। इन फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाकर गोता लगाओगे तो आप लोग 2 आर्टिकल निकाल कर लेकर आओगे, एक है आर्टिकल 29 और एक है आर्टिकल 30। और ये आर्टिकल पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये इनके ऊपर में स्टार लगा लेना कि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आसाम के अंदर भी कुछ ऐसी बातें बोली गई थी हमारी कल्चर का इंपैक्ट पड़ रहा है अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, तो यहां पर ये चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था अगर ऐसे इंपैक्ट पड़ेगा तो हमारा देश तो इतना डाइवर्स है, अब तक तो सारी कल्चर जो है ध्वस्त हो जानी चाहिए थी हमारी, तो ये फालतू की बातें मत करो, इसके चलते वहां पर उस चीज को डिसमिस किया गया था। अभी फिलहाल से ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 न्यूज में आ गए, तो थोड़ा सा सीरियसली लेना, इसको हल्के में मत ले लियो भैया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर 2 आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो आर्टिकल 30 है पर्टिकुलरली अगर उसके बारे में बात करें तो वो माइनॉरिटी के बेसिकली इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, उनकी कल्चर के बारे में बात करता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा संविधान के अंदर में। तो आर्टिकल 30 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। पहले तो ये ध्यान रखना हमारे देश के अंदर में हमारे संविधान में आर्टिकल 30 में 2 तरीके की माइनॉरिटी बनाई गई है। एक तो होती है रिलीजियस माइनॉरिटी जो कि रिलीजन के नाम पर जो एक तरीके से माइनॉरिटी बोलते हैं कि ये कम लोग हैं इस पर्टिकुलर रिलीजन के। दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो कि लैंग्वेज के नाम पर माइनॉरिटी होती है। तो आर्टिकल 30 में 2 तरीके की माइनॉरिटी बताई गई है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 यहां पर जब दोनों तरीके की माइनॉरिटी है तो यहां पर इन दोनों तरीके की माइनॉरिटी को माइनॉरिटी मानते हुए ये बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी है ये अपने से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ये एंजॉय कर सकते हैं। अब यहां पर 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो माइनॉरिटी वाले स्टेटस की भी बात आ जाती है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरा यहां पर अगर बात करते हैं इस माइनॉरिटी में, मैंने बोला एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं आर्टिकल में लेके, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो आप लोग को यहां पर दिया गया है इसमें तो ऊपर ऊपर से बता दिया जजमेंट क्या रहा है, पर लेकिन जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठोगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो डीपली चीजें चली जाती है, खासकर यूपीएससी की तैयारी जब आप लोग करते हैं। अभी यहां पर मैंने बताया 2 तरीके की माइनॉरिटी होती है, एक रिलीजियस और एक लिंग्विस्टिक। जब रिलीजियस माइनॉरिटी होती है तो उनके अधिकारों को उनकी कल्चर को जब हम लोग प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं तो यहां पर राइट टू रिलीजन वाला भी फंडा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं अपने खुद के इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करना है कि भाई उनके रिलीजन को भी वो फॉलो कर सके, दूसरा अपनी कल्चर को भी वो लेकर चल सके। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी के लिए भी बात की जा रही है और रिलीजियस उनकी कल्चर को भी कनेक्ट करके यहां पर चला जा रहा है। और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलता है,
जो कि स्टेब्लिश किया गया था एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर, एक एक्ट के थ्रू, जो कि एक्ट लेकर आया गया था 1992 में, कि माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। और इस कमीशन के बेसिस पर माने तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में कितने तरीके की माइनॉरिटी है, जरा बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन इसको बताता है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में 5 माइनॉरिटी हैं या फिर 6 माइनॉरिटी हैं, उनके नाम आप लोग लिखिए। सबसे बड़ी माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलती है मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरे पे क्रिश्चियन, तीसरे पे सिख, चौथे पे बुद्धिस्ट, पांचवे पे जोरास्ट्रियन, ठीक है। और यहाँ पर अभी सिक्स आप लोगों को यहाँ पर जो निकल कर आता है वो है जैन कम्युनिटी, जिसको रिसेंटली 2014 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। और जोरास्ट्रियन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप लोग पारसीज कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनसे रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग स्टैब्लिश करेंगे तो उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हो जाता है थोड़ा सा जरूरी, ताकि चीजों को हम लोग लेकर चल सके। तो ये चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि माइनॉरिटी अनकंफर्टेबल फील न करे, तो उन्होंने अपना ही खुद का जजमेंट, जिसको एस अजीज भाषा केस बोला गया था यहाँ पर, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, उसने उसी को ही रूल आउट कर दिया, जिसमें यहां पर बोला गया था बीइंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुड नॉट बी कंसीडर एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले और डिस्कस किया था कि भाई साहब, जब मैंने आप लोगों को मदरसा उत्तर प्रदेश वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, देखिए सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी अगर चीजों को ध्यान से लेके चलोगे, और बहुत सारी चीजों को तो आप लोगों को रिवीजन भी होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा अगर सिस्टमेटिक वे में चीजों को समझोगे। तो इसलिए रेगुलर अगर आप लोग हो तो आप लोग को ये चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी, ये चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज, कि यहां पर ये बोला गया था 1967 में कि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और मैंने बोला था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर में बेसिकली यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको यहां पर इंप्लीमेंट करता है। तो उसी के चलते आप लोग यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इसको अपोज कर रही थी। वो चाह रही थी कि भाई इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दिया जाए, नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा बस रखा जाए यहां पर। तो इसके चलते यहां पर ऑलरेडी ये केस था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये पर्टिकुलर जो इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेब्लिश किया गया था, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के जो बेसिकली छात्र हैं उनको यहाँ पर कंफर्टेबली एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। पर लेकिन ये कोशिश की जाती है कि यार अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो किसी रिलीजन से रिलेटेड ही ना हो, वहां पर हम एक समाज सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, तो वहां पर सब मिलजुल कर यहाँ पर काम करें और सब मिलजुल कर यहाँ पर रहें और सब मिलजुल कर पढ़ाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आप लोग हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो यहाँ पर ट्रेस करोगे, इसकी हिस्ट्री निकल कर आएगी। बेसिकली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, जिसको यहाँ पर MOA कॉलेज के नाम से आप लोग जानते हैं, स्टेब्लिश किया गया था सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा, ये 1875 में। ये इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा सकता है हिस्ट्री कहां से निकल कर आती है आप लोग यहाँ पर, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे इस चीज को आप लोग समझ के चलिएगा कि आज की डेट में भी AMU के अंदर में सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, जिनको एनालिसिस कर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एक एक जजमेंट, आज की एक एक दस्तावेज इनके पास में रखे हुए हैं कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी बढ़ी है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो यहाँ पर जब वो पर्पज यहाँ पर रखा गया, उस पर्टिकुलर जो फर्स्ट डे जब फर्स्ट स्पीच दी गई थी उसका भी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे दस्तावेजों को जब एनालिसिस किया गया तो तब जाकर चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सर सैयद अहमद खान साहब के द्वारा ये बनाया तो गया, पर लेकिन इनको ये बनाने में हेल्प की गई थी राजा जय किशन, जिनके द्वारा इसकी हेल्प की गई थी, बेसिकली इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुआ जब यहाँ पर। तो ये आप लोग यहाँ पर समझिए। तो ये मोहम्मदन जो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था यहाँ पर, ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चलकर 1920 में आप लोगों को देखने को मिलेगा AMU बन गया, जिसको आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और एक एक्ट के थ्रू इसको स्टेब्लिश किया जाता है। और आज की डेट में ये हमारे देश के अंदर में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत में, और इसी के साथ में एसोसिएशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी के तहत में चीजों को एंजॉय करता है। 300 के करीब कोर्सेज आप लोगों को इसके अंदर में देखने को मिलेंगे, अलग अलग ब्रांचेस के। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में ओनली आप लोग को मुस्लिम कम्युनिटी के ही बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं, दूसरे बच्चे भी इसके अंदर में पढ़ते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि AMU आज की डेट में केरला में भी है, इसकी ब्रांच, इसका कैंपस, इसका आप लोगों को यहाँ पर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में भी है,
इसका बिहार के अंदर में किशनगंज के अंदर भी इसका सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एएमयू एक वेल स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन बन चुका है। तो अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए इसको अपोज करी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने का मतलब ये नहीं कि इसमें माइनॉरिटी ही पढ़ेगी। एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना और सबको सोसाइटी को एक एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वो तो आप लोगों को लेकर चलना ही चलना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में स्टेप डाउन किया था माइनॉरिटी स्टेटस प्रोविजन इन 1981 अमेंडमेंट में, जो यहां पर देखने को मिला था, और रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो इसके चलते भी यहां पर बात की जा रही थी कि टाइम टू टाइम यहां पर माइनॉरिटी का स्टेटस देने की जब बात की जा रही थी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसको यूजीसी के तहत में यहां पर एक तरीके से स्वायत्तता मिली हुई है, तो उसको लेकर बार बार ये बातें निकल कर आती है कि इसको माइनॉरिटी दर्जा नहीं मिलना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, पर लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आर्टिकल 30 के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर दी, स्टेब्लिश एंड माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में अभी आगे पता चलेगा जब 3 जज की बेंच आएगी। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज भी प्रिजर्व किए हुए हैं कल्चर फैब्रिक इंस्टीट्यूशन के अंदर में, अगर आप लोग जाकर देखोगे, और एंटी डिस्क्रिमिनेटरी और स्पेशल राइट्स रीडिंग के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 30 के अंदर में। यानी कि ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि भाई साहब बिल्कुल माइनॉरिटी ही कम्युनिटी यहां पर पड़ेगी, नहीं, आओ सब पढ़ो, पर लेकिन यहां पर पर्टिकुलर कल्चर को सहज के जैसे इसमें रखा गया इंस्टीट्यूशन में, वो अप्रिशिएट करने लायक है। ये यहां पर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। स्टेट रेगुलेशन अगर आप लोग देखेंगे तो स्टेट को रेगुलेट करने के पावर के बारे में बात करते हैं, तो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सकता है। और ये इससे पहले जजमेंट में भी मैंने डिस्कस किया था जब उत्तर प्रदेश का मदरसा वाला एक्ट आया था कि रेगुलेशन अलाउ है ताकि वो एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड मेंटेन रख सके जो कि जरूरी है सोसाइटी में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो वहां पर जाकर पढ़ रहा है। तो इसके लिए अलाउ है, पर लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो यहां पर प्रोवाइड कराया गया है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब आप लोग एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ये अच्छी बात है, पर लेकिन इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड के साथ साथ में वो माइनॉरिटी का जो उसमें एक तरीके से तड़का लगा हुआ है, बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो कल्चर का तड़का उसमें लगा हुआ है, वो भी मेंटेन रखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बेहतरीन बात बोली गई, दोनों तरीके से बैलेंस कर आप लोगों को चलना है, और इससे नेशनल इंपोर्टेंस की जो बात है वो खत्म नहीं होगी। ये बात आप लोग समझिए यहां पर। ठीक है, तो इसमें यहां पर अलग भी ओपिनियन है, जैसे मैंने बताया 4 जज की मतलब 7 जज की बेंच थी, तो 3 जज ने जो है वो अपनी अलग बात बोली यहां पर कि नहीं, इस तरीके से हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे तो भाई थोड़ा सा अलग फंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर सारे इंस्टीट्यूशन जो है फिर यहां पर अपनी अपनी माइनॉरिटी का दर्जा मांगने लगेंगे तो यहां पर एक डिवीजन होता हुआ सोसाइटी के अंदर में नजर आएगा। तो 7 जज में से 3 जजों ने ये बात भी बोली यहां पर फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बात बोलेंगे यहां पर, अगर हमारी सोसाइटी ऑलरेडी इतनी डिवाइडेड है, डिवाइडेड मत बोलो उस सोसाइटी को, वो डाइवर्स है, तो आप लोग डिवाइडेड मत बोलो उसको, डाइवर्स सोसाइटी है, तो डाइवर्स सोसाइटी में हम लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, रहते हुए आए। भारत एक ऐसा देश है जो इतने सारे रिलीजन को एक साथ में सहज के रखता है, तो ये तो हमारी पावर है, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम लोग इसको अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। तो ये बात पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एक जजमेंट के अंदर में बोल चुके हैं ऑलरेडी यहां पर। ठीक है, तो फ्यूचर में डिसाइड होगा यहां पर, अभी ये पता चलेगा कि भाई इस इंस्टीट्यूशन को कैसे लेकर चलने। तो फ्यूचर में अगर माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा तो वहां पर एक रेगुलर बेंच बनाई जाएगी, वो इसके स्टेटस को चेक करेगी। इंपैक्ट क्या पड़ सकता है यहां पर, आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है, क्योंकि कल को चलकर सेंट स्टीफन कॉलेज जो है ये बोलेंगे हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं तो हमको माइनॉरिटी का स्टेटस दीजिए। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्यूर के अंदर में, ये बोलेंगे माइनॉरिटी का दर्जा दीजिए, क्योंकि यहां पर ये भी बोलेंगे कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमारे भी कैरेक्टर प्रिजर्व यहां पर होना चाहिए। तो ये जजमेंट का एक दूरगामी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस जजमेंट के बारे में इतनी सारी बात यहां पर हो रही है। तो 3 जज वाले जो जज हैं, 3 बेंच वाले जज, उन्होंने भी जो अपनी बात रखी है उसमें भी दम है कि आगे चलकर ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर एजुकेशनल सिस्टम को एजुकेशनल सिस्टम की तरीके से न देखकर सब अपनी अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन के तरीके से देखने लगेंगे और अपनी अपनी कल्चर के बारे में बात करेंगे। फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर वहां पर जाकर पढ़ेंगे जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे वहां पर। उनको ये लगेगा यार ये तो मतलब एक अलग ही कल्चर चल रही है यहाँ पर, जो कल्चर से हम लोग आते हैं वो ऐसी कल्चर है ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझो, तो हर एक चीज के 2 परिणाम आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। एक परिणाम होता है जिसको आप लोग एक्सेप्ट करते हो और एक परिणाम होता है जिसको आप लोग रिजेक्ट करते हो। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जिसको रिजेक्ट किया जा रहा है वो गलत है।
वो हो सकता है दूसरी एंगल से देखो तो वो भी आप लोगों को राइट नजर आने लगेगा। तो इसलिए इसीलिए आप लोगों से यहां पर एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप लोग जब एक ऑफिसर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इन एंगल्स को समझने की एक तरीके से क्षमता आप लोग के अंदर में डेवलप होनी चाहिए। तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और तभी ये जो आर्टिकल है इनकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ पाओगे कि कितने गहरे हैं ये आर्टिकल, जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ के आप लोग चले जाते हो कि सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज ये ला देते हैं इस तरीके के आर्टिकल। तो आप लोग को माइंड डेवलप इस तरीके से करना है कि उसमें डिफरेंस समझना स्टार्ट कर दो आप लोग। ठीक है, और आप लोग को पता चल जाएगा कोई एक पलड़ा उठाकर भागता हुआ आप लोग के सामने फालतू की बातें बोलता हुआ नजर आएगा तो आप लोग उसको भी समझोगे कि हाँ ये इंसान जो है ये थोड़ी नॉलेज के साथ में कूदा फिर रहा है, तो उसके साथ में बहस भी नहीं करोगे, आप लोगों को पता होगा क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कल को इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग को ये बोलना है कि एग्जामाइन करना है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी स्टेटस किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट डालेंगे, आर्टिकल 30 को लेकर चलना है तो कैसे लेकर चलना है, लेजिस्लेटिव और पॉलिसी रिफॉर्म आप लोग को लेकर आने पड़ेंगे इसके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग को बकायदा कानून बनाने पड़ेंगे। कल्चर की ऑटोनॉमी जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, कोई कल्चर जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। पर लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर वो कल्चर थोप कर ही हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग हर एक कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ाएं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये ज्यादा सही है। मतलब पर्सनली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन न बनाते हुए अगर हम लोग ऐसा करें कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने सिलेबस के अंदर में अपनी सारी कल्चर को प्रॉपर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें और कल्चर के बारे में उनको अवेयर कराएं, हर एक रिलीजन को कैसे रेस्पेक्ट देनी है, हर एक पर्टिकुलर जो रीजन को किस तरीके से हम लोग को जानना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू मेरे हिसाब से अगर बोले किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को किसी पर्टिकुलर स्टेटस देना, अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी इस बात को लेकर डिवाइडेड है। मतलब मैं कहीं ना कहीं अगर मेरी अगर बात मानूं तो जो 3 जज हैं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि एक चीज ऐसी होती है एक बार बोल दी तो फिर उसमें से अलग अलग एंगल निकल कर आने लगते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सारे रिलीजन के बारे में सारी कल्चर के बारे में अपने देश की प्रॉपर जिस तरीके से डाइवर्सिटी है उसके बारे में अगर हर एक बच्चे को प्रॉपर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो किसी पर्टिकुलर बच्चे को ये अनकंफर्टेबिलिटी नहीं फील होगी जब वो उस इंस्टीट्यूशन में जाकर बैठेगा यार यहाँ पर तो ये हो रहा है। ठीक है, तो वो मतलब ये मेरा व्यू है, इसको अलग तरीके से मत लेना, जो मुझे पर्सनली लगा तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा न्यूट्रल रखना चाहिए, रिलीजन वाली चीजें थोड़ी सी उससे दूर रखनी चाहिए, वरना उसका इंपैक्ट जो है उस बच्चे पर भी पड़ना लगता है जो खुद बच्चा वहां पर पढ़ रहा है, उसको भी एक डाइवर्स माहौल नहीं मिलता है। आप लोग खुद सोचो, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूं जो इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजन का नाम नहीं था, जबकि मैं एक हिंदू रिलीजन से आता हूं, मतलब एक तरीके से। ठीक है, पर लेकिन अगर सोच के देखो मेरी क्लास के अंदर में मेरे दोस्त भी थे, मेरे दोस्त था एक आरिफ था, एक मेरा दोस्त था अकरम था। ठीक है, वो मेरे साथ में बैठकर पढ़ा करते थे शानदार तरीके से, पर लेकिन उसमें इंस्टीट्यूशन पे ये कहीं नहीं टैग लगा हुआ था कि भाई ये हिंदू का इंस्टीट्यूशन है या फिर ये भाई इंग्लिश का इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, या फिर ये मुस्लिम का है ये क्रिश्चियन का है, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग सब पढ़कर बैठ रहे थे। पर सोच के देखो अगर उसमें सारी चीजें ऐसी होती कि हिंदू की सारी आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है, सारी चीजें करी जा रही है, तो क्या मेरे मुस्लिम दोस्त जो है वहां पर बैठकर कंफर्टेबल फील करते? वो कभी भी कंफर्टेबल फील वहां पर नहीं करते। सेम चीज आप लोग यहाँ पर क्रिश्चियन वाले में ले लो, सेम चीज आप लोग यहाँ पर मुस्लिम वाले इंस्टीट्यूशन में ले लो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है और यहाँ पर जैसे अभी जजमेंट आया, आप लोग ये भी बात ध्यान रखना, आप लोगों को लग सकता है कि हाँ क्या बोल रहे हैं वीर भाई, अभी जो जजमेंट आया ये जजमेंट अभी खुद का जो इनका जजमेंट था उसको पलटा गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में अभी जो आज जजमेंट आया ये भी नहीं पलटेगा, हो सकता है कल को चलकर ये चीज लगने लगे इस जजमेंट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़े और अगर फ्यूचर में कोई और यहाँ पर पीठ बने, कोई और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, ये 7 जज की थी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 9 जज की बेंच उस चीज को फिर से एनालिसिस करे और बोले कि यार वो जजमेंट गलत हो गया, उससे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया कि सारे इंस्टीट्यूशन इस चीज की मांग करने लगे, तो फ्यूचर में भी ये पलट सकता है, ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो पत्थर की लकीर हो गया। तो इसलिए आप लोग भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा व्यू है मैंने बता दिया, आप लोग अपना व्यू रख सकते हैं। ब्रॉडर लीगल और सोशल इंप्लीकेशन क्या है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात है बिल्कुल शानदार तरीके से, और ये 3 टॉपिक एक साथ में डिस्कस किए क्योंकि जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। यहाँ पर बेंच ने ये डिस्कस नहीं किया कि भाई साहब किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, उसके लिए भी एक बेंच आएगी और इसके ऊपर में कई जगह यहाँ पर रिएक्शन निकल कर आ रही है, बीजेपी अपनी रिएक्शन दे रही है, कांग्रेस अपनी रिएक्शन दे रही है, बाकी माइनॉरिटी वाले अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। इसी में जो यहाँ पर जो तेलंगाना से जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओशी साहब, उन्होंने भी अपनी रिएक्शन दिया, उन्होंने भी वेलकम किया जजमेंट को। तो सब अपने अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, पर लेकिन एक फंडामेंटल जो है वो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये थे कई सारे आर्टिकल एक साथ में, मैं आशा करता हूं। और आप लोग यहां पर ये वाला पोर्शन भी याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 29 और 30, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। पॉलिटी में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, बकायदा एग्जाम्पल दे देकर कि किस तरीके से सोसाइटी में इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। तो उसको एक बार रिवाइज भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, फीडबैक दे दिया करो यार अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। साथ ही साथ में अगर फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी एटलीस्ट कवर करो। 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो ये आखिरी बैच है, और जल्दी जिस दिन 2026 का बैच लॉन्च होगा इसमें एडमिशन जो है क्लोज हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि इसमें जिस किसी ने अभी तैयारी करनी है अच्छे से लेकर चलो। साथ ही साथ में अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने 7 स्टेट पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, सीरियस हो तो इसको लेकर चल सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी लवर भी सर्च कर लेना, एक एप्लीकेशन आएगा 4.9 की रेटिंग के साथ में, उसको डाउनलोड कर लेना। डेली शाम को क्विज भी आप लोगों को देखने को मिलता है 5 बजे, स्टैटिक और करंट का, और साथ ही साथ में संडे के दिन टेस्ट सीरीज होगी, फ्री टेस्ट होगा 12 बजे, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है, जो कि सबके लिए अवेलेबल रहता है प्रॉपर टेस्ट। या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना studyloverbee.in। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनको ये पता रखना चाहिए, और जिसको नहीं पता था वो इसको शेयर कर देना, दूसरों के साथ में भी पता चलना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल फुल क्वालिटी के साथ में आप लोग इन कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं, ओके।